क्वेश्चन नंबर 20 तक लगा चुके थे लास्ट टाइम हम लोग, और 21 करेंगे आज। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, कॉन्टिन्यूअस तो हर पॉइंट पर हो, लेकिन केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। देखिए, ऐसा एक फलन हो ना हो, आपको याद है नहीं याद है, पर ऐसा एक फलन आपने देखा हुआ है जो संतत तो हर जगह होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता एक आध बिंदुओं पर। वो उसकी फलन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास एक फलन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब आप याद करें इसका ग्राफ कैसे बनता था। इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब आप देखिए ये ग्राफ जो है, ये वक्र हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस है। एक तरफ से स्टार्ट करिए ग्राफ को बनाना, आपको कहीं पेन उठाना नहीं पड़ेगा, पूरा चला जाएगा। तो हर बिंदु पर संतत है। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमको तीक्ष्ण किनारा मिल रहा है, शार्प कॉर्नर मिलता है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, इसलिए इस एक पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। अब आप सोचोगे ना तो दो बिंदुओं पर कहा, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मापांक फलन जो होगा वो हर बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जहां पर उसका शार्प कॉर्नर आपको मिलेगा उस पॉइंट पर वो अवकलनीय नहीं होगा। अब इन्होंने दो बिंदुओं की बात की है कि एक ऐसा फलन बताओ जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो पर दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। तो एक बात तो हमारी समझ में अब आ रही है कि इस प्रकार का जो फलन होगा मापांक फलन है। एक बिंदु अगर ऐसा लेते हैं तो एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता, हमको दो बिंदुओं पर चाहिए कि अवकलनीय नहीं होना चाहिए वो। तो आप जानते हैं इसको किस तरह से ले लेंगे। हम चाहें तो इस तरह से इसको ले सकते हैं। माना फलन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। हम फलन को इस तरह से ले लेंगे। इससे क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन बिंदु 1 पर और बिंदु 2 पर यह अवकलनीय नहीं आएगा। अब कुछ हमारी बात समझ रहे हैं? तो वो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि इससे आप समझ सकें कि जो मापांक फलन होते हैं वो हर जगह संतत तो होते हैं लेकिन हर जगह अवकलनीय नहीं होते। ठीक है, उसी बेसिस पर हमने ये आपको लेके दिखाया। इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो हर पॉइंट पर संतत होगा, लेकिन दो बिंदु ऐसे होंगे जहां पर वो अवकलनीय नहीं पाया जाएगा, एक 1 पर और एक 2 पर। इसी में आप जानते हैं, अगर हमसे बोलता कि ऐसा फलन बताओ जो हर बिंदु पर संतत हो पर एक बिंदु पर अवकलनीय ना हो, वही बता देते हैं हम। तो समझ रहे हैं? अगर कह देता एक ऐसा फलन बताओ जो हर बिंदु पर संतत हो पर 3 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, अब आप समझ गए क्या करना है। एक टर्म और लगा देते इसी के साथ में, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 कर देते। तो वो जो फंक्शन आता वो कैसा आता, वो हर जगह संतत होता लेकिन 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होता। इस प्रकार के जो फलन आते हैं उनको हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अगर बोल दिया जाए कि ऐसा एक फलन बताइए, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो हर बिंदु पर संतत हो लेकिन 4 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अब आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? ऐसा करते जाएंगे और 4 स्टेप तक चले जाएंगे। सिंपल, समझ आ गया? तो ये वो फलन है जो हर बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन दो ऐसे बिंदु होंगे जहां पर वो अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ लिख देने से हमारा आंसर थोड़ी हो गया, हमने इसको लिखा हुआ है फलन को। अब ये बात मुझे करके दिखानी भी है कि ये जो फलन है वो हर बिंदु पर संतत है लेकिन हर बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ये करके दिखाना पड़ेगा हमको।
इसके लिए आपको ये करना है कि इस फलन को आप सिग्नम फंक्शन में ब्रेक करिए, सिग्नम फंक्शन में आप इसे तोड़ दीजिए। तो सिग्नम फंक्शन में कैसे तोड़ेंगे, एक बार एक से छोटे नंबर ले लेते हैं। आप देखिए, हम अगर ये मान लें इफ x इज लेस देन 0, सॉरी नहीं 0 नहीं, 1 से, इफ x इज लेस देन 1। अब सोचिए अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ध्यान से देखिएगा, अगर x 1 से भी छोटा होगा तो ये अंदर का नंबर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। और मॉड इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या लगाएगा, इसके सामने माइनस लगाएगा, तो माइनस x माइनस 1। अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस 2 भी कैसा आएगा, माइनस का, और उस माइनस को प्लस बनाने के लिए मॉडुलस क्या करेगा, उसके आगे भी एक माइनस लगा देगा, इस तरह से। फिर इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर जो x है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है परंतु 2 से छोटा है, अगर ऐसा ले लें x हमारा 1 के बराबर या 1 से बड़ा है लेकिन 2 से कैसा है, छोटा, उस वक्त क्या होगा, देखिए अगर x 1 से बड़ा होगा, अगर x 1 से बड़ा होगा, आप एक काम करो यहां पर ऐसे कर लो और यहां पर इस तरीके से लगा लो। अगर x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में मतलब 1 से बड़ा है। अब सोचो x की वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू में अगर 1 को माइनस करोगे तो ये कैसा आएगा, प्लस। उस प्लस को मॉडुलस क्या बनाएगा, प्लस, तो उसके लिए क्या करेगा, उसके साथ प्लस साइन ही लगाएगा। अब x का जो मान है वो 2 से छोटा और 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो जब x में 2 घटाओगे तो मान कैसा आएगा, प्लस की माइनस, माइनस आएगा। और उस माइनस को प्लस बनाने के लिए मॉड क्या करेगा, माइनस लगाएगा, तो माइनस x माइनस 2। तीसरी शर्त हम ये ले लेते हैं, आप यहाँ पर 2 या 2 से छोटा कर लो, ये ऐसे कर लीजिए आप। अब थर्ड कंडीशन जो हम ले रहे हैं वो 2 से भी बड़ी के लिए ले रहे हैं कि अगर आपका x 2 से भी बड़ा है, 2 से भी अगर ऊपर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से भी अगर ऊपर निकल जाएगा तो उस वक्त x माइनस 1 कैसा आएगा, प्लस की माइनस। x 2 से भी बड़ा है, 2 से बड़े मान में 1 घटाओगे कैसा होगा, प्लस। मॉड भी उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेगा, उसके सामने प्लस लगाएगा, प्लस। x 2 से बड़ा है तो इसकी मान कैसा आएगा, प्लस आएगा। उस प्लस को प्लस बनाने के लिए मॉड क्या करेगा, प्लस ही इसके साथ लगा दिया जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी, fx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको और थोड़ा कैलकुलेट कर लो। ये कैसा बनेगा, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3। देखो माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा। और इसकी शर्त क्या है, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसको देखो आप, यहाँ पर क्या होगा, ये x माइनस 1 क्योंकि इसके पहले प्लस है, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। और ऐसा कब होगा, व्हेन 1 इज लेस देन x बट लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब x जो 1 से बड़ा है पर 2 या 2 से छोटा है। इसको कैलकुलेट करो, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 2x माइनस 3। इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब हमारा ये जो फलन था इसको हमने सिग्नम फंक्शन में चेंज कर लिया है। आपको याद होगा मापांक फलन को चिन्ह फलन में बदलना आपको बताया गया है, पर आज ये कुछ अलग टाइप का आपको दिख रहा होगा। क्यों, तो वो तो अलग टाइप का दिखना ही है क्योंकि इसमें मापांक फलन के 2 स्टेप लगे हुए हैं ना। अभी तक आपने जिन मापांक फलनों को चिन्ह फलनों में बदला है उनमें सिर्फ एक ही स्टेप रहती थी, बस उनमें सिर्फ एक ही स्टेप रहती थी, तो उस वक्त केवल एक ही हमको टर्म सॉल्व करनी पड़ती थी ऐसे।
लेकिन अब दो दो स्टेप लगी हुई है ना, ध्यान नहीं आ रहा है आपको? अरे भाई, मॉड ऑफ x माइनस 1 को अगर हम बोल दें आपको कि मापा चिन्ह फलन में बदलो, आप क्या करते थे? x माइनस 1 को 0 लेते थे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। फिर हम लिखते थे कि यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, उस वक्त इसकी वैल्यू कैसी आएगी? माइनस एक्स माइनस 1। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1, उस वक्त इसकी वैल्यू x माइनस 1 आ जाएगी। तो अभी तक आपने ऐसे मापांक फलनों को चिन्ह फलनों में बदला है। ये पहला चांस आपके सामने है, जब इस प्रकार के मापांक फलन को आप चिन्ह फलन में बदल रहे हो। तो हम 1 से भी ब्रेक करेंगे, 2 से भी करेंगे। वहां केवल 1 पे करना पड़ता था, 2 को हमें करना ही नहीं था। यहाँ 1 और 2 दोनों पर फंक्शन को ब्रेक करके लाने पड़ते थे, इसलिए फलन आपका फाइनली ये बनेगा। अब इसको चेक ये करके देना है कि ये फलन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन केवल 2 जगहें ऐसी होंगी, 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे ऑन विच फलन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो अवकलनीय नहीं है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं अब इसको कि क्या जो हमने मान के रखा है फंक्शन, क्या वो फलन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक स्वीटेबल है? क्या वाकई में वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है पर 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है? क्या ऐसा है? ये हमको चेक करके देना है। तो देखिए कैसे हम चेक करेंगे, इसके लिए आप गौर से देखिए। आपका जो फलन है वो हर इंटरवल के लिए, हर शर्त के लिए एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक बहुपद फलन है। समझ रहे हैं? बहुपद फलन क्या होता है आपको पता है? अच्छा, बहुपद फलन नहीं? अरे ये तो वही हुआ जा रहा है ना, हम पूरी स्टोरी पढ़े जा रहे हैं पर हमें बहुपद फलन नहीं पता क्या होता है। देखो, ये बेहद जरूरी है। बहुपद फंक्शन आपने कभी बताया भी नहीं मुझे कि ये बहुपद फलन आप बोलते रहते हो, पर ये हमें पता नहीं होता क्या है। बताया करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। देखो, बहुपद फलन किस प्रकार के फलन को बोलते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x a2x स्क्वेयर a3x क्यूब डॉट डॉट an(x टू द पावर n। ठीक है, इस प्रकार का फलन बहुपद फलन होता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ कंडीशंस है, इसकी अपनी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त तो ये कि यहाँ जो a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये जो गुणांक आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब रियल नंबर्स होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं। समझ रहे हैं? दूसरी चीज, x की घात जो होनी चाहिए, x का जो पावर होना चाहिए, पावर ऑफ x, x की घात, या कोई भी वेरिएबल होता, t होता इस जगह पर, y होता, कोई भी वेरिएबल होता, उसकी पावर आपको कैसी चाहिए? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए हमको। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हिंदी में आप बोल सकते हैं ऋणेतर पूर्णांक। एक ऐसा पूर्णांक जो ऋण ना हो, एक ऐसा पूर्णांक जो कैसा हो, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऋणेतर का मतलब जो नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव इसलिए लिखा है हमने। देखो तो कैसा हो, फिर पॉजिटिव हो और जीरो भी हो सकता है। देखो, हमने नेगेटिव के लिए मना किया है, जीरो के लिए मना नहीं किया। हमने क्या बोला है कि माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए उसकी। और कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको एक फलन दे देता हूं, बाई चांस मैंने एक फंक्शन आपको दे दिया 2√x प्लस 3x स्क्वेयर। क्या आप बता सकते हैं कि ये फलन है कि नहीं है? बताओ, ये फलन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या इसके जो गुणांक है वो वास्तविक संख्याएं नहीं है? आंसर है। तो क्या जो चर हैं उनकी घात में ऋणेतर नंबर नहीं है? ऋणेतर नंबर भी है। ऋणेतर मतलब जो ऋण नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि घात पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी घात लगाने जाओगे अंडर रूट की,
तो ये कितनी पावर आएगी 1/2, एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण अंक, जो अंक पूरा होना चाहिए, डेसिमल दशमलव वाला नहीं चलेगा, भिन्न नहीं आनी चाहिए, माइनस हो प्लस हो जीरो हो सब चलेगा, लेकिन ना तो भिन्न चलेगी ना तो दशमलव का कोई नंबर आना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, उसको पूर्णांक भी आप समझते हैं। तो ये फिर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी में अगर ऐसा लिखा होता 2x² प्लस 3x³ तो ये बहुपद फलन है। क्या ये बहुपद फलन है? 2x प्लस 3/x, ये बहुपद फलन है या नहीं है? कैसे पता? इसको जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे x की घात -1 आ जाएगा और वो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। हमको ऋणोत्तर पूर्णांक चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो बहुपद फलन होते हैं। आप और देख सकते हैं इसको। अब आप देखो, क्या ये बहुपद फलन है? अब तो समझ आ रहा है। क्या ये बहुपद फलन है? क्या ये बहुपद फलन है? नहीं है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका गुणांक क्या है? 1, विच इज अ रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी घात में कौन लगा है? 0। ऋणोत्तर पूर्णांक है कि नहीं है? ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब एक ऐसा पूर्णांक जो ऋण ना हो। 0 एक पूर्णांक भी है और ये ऋण नहीं होता, इसके आगे नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर तो अब तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि f(x) एक बहुपद फलन है, इसलिए हर बिंदु पर कैसा होगा? संतत होगा। अब बहुपद फलन के बारे में क्लियर हुआ आपको? तो लिख सकते हैं क्योंकि f(x) एक बहुपद फलन है, इसलिए क्योंकि f(x) एक बहुपद फलन है, इसलिए फलन f(x) हर बिंदु पर संतत होगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि हर पॉइंट पर कैसा होगा? संतत होगा। अब बात यह है अवकलनीयता को चेक करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे फलन जो है उसकी परिभाषा 2 जगह पर ब्रेक हो रही है, 1 पर और 2 पर। तो हम 1 और 2 पर अपने फलन को चेक कर देंगे, उसकी अवकलनीयता। इससे आप नोट कर लीजिएगा, हम हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम x बराबर 1 पर अवकलनीयता चेक करेंगे। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) माइनस f(1) अपॉन -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h). आज हमारा f के साथ जो x है वो 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो उसके लिए ये फलन, 1 से छोटे के लिए ये यूज करना पड़ेगा आपको। तो 1 - h, x की जगह 1 - h लिखा जाएगा, -2 1 - h + 3 माइनस f(1) निकालना है। अगर 1 के बराबर है तो क्या लेना? 1 के बराबर है तो भी यही ले लेना। तो इसको ले लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -2, x की जगह पर 1 लिखेंगे +3 अपॉन -h। सॉल्व कर लें इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 2h + 3। ऐसे बउआ इसको करोगे तो ये क्या आएगा? +2 -3 अपॉन -h। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन -h। h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए h की जगह 0 लिखोगे, पर h तो कहीं है नहीं,
इसलिए क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। ठीक, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ 1 प्लस h, x 1 प्लस h है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़े मानों के लिए क्या लिखना है हमको, 1 लिखना है उसकी जगह, तो हमने यहां लिख दिया 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू ये निकाली थी यहां पर हमने, तो -2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ओ प्लस h। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 और माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, +2 -3, 1 + 2 बन जाएगा -3 अपॉन h। इसके बाद ये तो हो जाएगा 0 अपॉन h, और जब ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। लिमिट तो लिखा नहीं, लिमिट नोट कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 1 + 2 - 3 अपॉन h। अब ये तो पूरा क्या बन गया, 0 ही बन गया। जब 0 ही बन गया तो h लिखने का मौका ही नहीं मिला हमको, वो पहले ही 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या निकला कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ऐसे ही हम किस पर चेक करके देख सकते हैं, 2 पर। तो नेक्स्ट लाग लिखेंगे x बराबर 2 पर अवकलनीयता। अच्छा ये बताइए कि आप x बराबर 2 पर x बराबर 1 की तरह चेक करके देख लेंगे। 2 से छोटे मानों के लिए कौन सा यूज करना, ये वाला। 2 के बराबर हो तो भी क्या यूज करना, 1। 2 से बड़े मानों के लिए इसको यूज कर लेना। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या क्लियर हो गया, बहुपद फलन है और फलन f(x) हर बिंदु पर कैसा है, संतत। लेकिन 2 बिंदु ऐसे हैं जहां पर अवकलनीय नहीं है। कौन कौन से बिंदु, एक x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है और एक x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो कभी एग्जामिनेशन में अगर ऐसा आ जाए कि क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो हर बिंदु पर संतत है लेकिन 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तो अब आप ले लेंगे कौन सा फलन लेके दिखाएंगे आप, x - 1, x - 2, x - 3। समझ आ गया आपको। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। नोट कर लीजिए, अभी आपको ये वाला काम करना बाकी है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद करिए। और इसके बाद 22 और 23 जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा, यदि y इज इक्वल टू, और एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया f(x), g(x), h(x), l(m), n, a, b, c), तो सिद्ध कीजिए d dx ऑफ y इज इक्वल टू f'(x), g'(x), h'(x), l(m), n, a, b, c। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी सारणिक को दे दिया जाए और उसका अगर अवकलन आपको करना हो तो आप कैसे करोगे। तो सारणिक का अवकलन करने के लिए आप एक काम करेंगे, पहले पहली वाली रो का अवकलन करेंगे, ठीक है, बाकी 2 को ऐसा ही लिख देंगे। फिर क्या करना, फिर दूसरी रो का अवकलन करना, तो बाकी 2 को ऐसे ही लिख देना। फिर तीसरी रो का अवकलन करना, तो बाकी 2 को ऐसे ही लिख देना। जैसे 2 फलनों के गुणनफल में किया जाता था कि एक फलन का, जैसे 2 फलों का गुणनफल होता था, इसका अवकलन करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख रहे रहने देंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ऐसे डिटर्मिनेंट में भी जब कभी ऐसा मौका पड़े तो एक एक रो का डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। इसका अवकलन करिए तो इन दोनों को ऐसे लिखा रहने दो,
फिर इसका करो तो इन दोनों को ऐसे लिखा रहने दो, फिर तीसरी वाली करो तो R1 R2 को ऐसे लिखा रहने दो। देखिए करते हैं, इसको देखो। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, इन दो को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो एफ डैश एक्स जी एक्स का अवकलन क्या होगा, जी डैश एक्स। एच एक्स का अवकलन क्या होगा, एच डैश एक्स। ठीक, इन दो को ऐसे ही लिखा रहने दो, एल एम एन, फिर ए बी सी प्लस। अब इसका नहीं करेंगे, अब इसको अवकलन करेंगे और इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो एल एम एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट है। फिर ए बी सी को लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ऊपर वाले दो को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एल एम एन, और नीचे वाली लाइन का कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको तीनों को ऐड कर देना है। अब आप देखेंगे ये जो सारणिक है इसकी एक पूरी की पूरी पंक्ति 0 हो चुकी है, और आपने सारणिक में पढ़ा अगर किसी सारणिक की पूरी पंक्ति 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। ऐसे ही सारणिक की भी एक पंक्ति पूरी 0 हो चुकी है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहां पर बचेगा कौन, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। बस यही तो आपको लाना था। अब वो 0 हो गए, जब आप जोड़ोगे भी तो 0 ही तो आएगा, आप ना लिखो, उनको हटा दीजिए। यही आपको सिद्ध करना था। देखो ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे है, यदि y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू +1, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है और ये आपको प्रूव करके देना है। ठीक है, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है आपको, इसको देख के पता लग रहा है। तो आप एक काम करिए, इसका अवकलन करिए पहले। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर इसको हम पूरे को x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये e की घात x बन गया, और e की घात x का क्या हो जाएगा, e की घात x, तो e की घात a cos इनवर्स x। फिर a cos इनवर्स x का करोगे तो a का तो अचर पद है तो बाहर रहेगा, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया आपको? तो इस तरीके से बना। हम चाहें तो इसको फिर से y लिख सकते हैं, देखो चाहे तो e की घात a cos इनवर्स x, इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम y लिख सकते हैं। इसलिए आपको ये मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई, और इसको चाहो तो आप इधर लेते आइए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इधर बचेगा माइनस a इंटू वाई। ठीक है, अब दोबारा अवकलन कर देंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको लेना है, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे आप, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसमें प्रथम और द्वितीय फलन वाला रूल लगेगा। क्या लगाएंगे आप, पहला फलन
दूसरे का अवकल गुणांक, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का अवकल गुणांक होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फलन, दूसरा फलन है डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले का अवकल गुणांक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बेटा अवकल गुणांक निकालोगे तो पहले अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लगाओगे। अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस 2x, एक का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक माइनस a और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसल हो गया देखिए, ठीक है। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ हमको केवल x चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ हमको केवल x चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा आपको। अब ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इस पे करोगे तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बउआ जब यहां पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, उधर आ जाइए तो माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से आ गया माइनस ए तो लिखा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमने गुणा करवाया तो वो वाला आ गया, और उसके साथ में कौन है डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, यहां से निकाल लो जरा, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू यहां से निकालो, क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस गुणा होके क्या बन जाएगा प्लस, ए इंटू ए वाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, फिर वो ए स्क्वायर वाई इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और आप देखिए यही आपको लाना था कि नहीं लाना था, समझ आया कि नहीं आया भाई, आपको आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप इससे ये सॉल्व करके ला सकते हो, और इस तरीके से आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको सब कुछ लगवा दिया गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिस करिए लगातार, ताकि आप भूलें नहीं उसको, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से।